अब बात करते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कविराज भूषण जी की। जो कविराज भूषण है, क्या उनका व्यक्तित्व है, क्या कृतित्व है, क्या उनका साहित्यिक परिचय है, इन सभी दृष्टियों से बात करेंगे। और जो कविराज भूषण है, वो क्या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, किस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र को अपना योगदान दिया, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो कुछ बात उनके विषय में कि रीति काव्य के प्रसिद्ध कवियों में कवि भूषण का नाम अनेक रूपों में विशिष्टता को धारण करता है। वो वीर रस के कवि हैं, जबकि इस काल के जितने भी कवि हुए वो श्रृंगार प्रधान थे। वीर रस का कवि होने के बाद भी उन्होंने अपना एकमात्र शिव भूषण अलंकार शास्त्र ग्रंथ प्रस्तुत किया। वीर रस के रीतिबद्ध कवि होने के बाद भी उनका कवित्व सबसे अलग दिखाई देता है। हालांकि जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं, उन कवियों में सर्वत्र श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन उसके बावजूद भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। एक विशेषता उनकी यह है कि अपने समय के इतिहास के दो ऐसे वीर चरित्रों को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया जो स्वराज व स्वधर्म की लड़ाई कर रहे थे। इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर रहे थे। ऐसे महान चरित्र नायकों को काव्य का विषय बनाने के कारण भूषण काव्य रसिकों और राष्ट्र भक्तों के कंठहार बन गए। भूषण अपने समय के इतिहास और संस्कृति के कवि हैं। उनकी ये विशेषता है और इस विशेषता को उनके काव्य में बड़ी सरलता के साथ दृष्टिगोचर किया जा सकता है। भूषण के जीवन के संबंध में बहुत कम तथ्य मिलते हैं और वो भी कहीं कहीं पर ऐसे प्रस्तुत हो जाते हैं कि मानो एक दूसरे का विरोध सा कर रहे हैं क्या। लेकिन जो उन्होंने अपने ग्रंथ शिव भूषण में कवि वंश वर्णन किया है, उसके अंतर्गत जो विचार मिलते हैं वो है कि द्विज कनौज कुल कंस्यपि रतिनाथ को कुमार वसंत त्रिविक्रमपुर सदा जमुना कंठ सुठार वीर वीर बर से जहां उपजे कवि अरुभु देव बिहारेश्वर जहां विश्वेश्वर तक। इसी के साथ और दो पंक्तियां हैं, आगे दो पंक्तियां लिखी हैं कि कुल सुलंक चित्रकूटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुब्र। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने अपना एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर दिया है और उस परिचय को यदि देखा जाए तो उसके अनुसार जो उनका जन्म काल विवरण आदि है वो इस प्रकार है कि इनका जन्म कानपुर जिले के त्रिविक्रमपुर या त्रिकमापुर ग्राम में हुआ था और इनके पिता रत्नाकर जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। वे देवी में बहुत अधिक भक्ति और विश्वास रखते थे। अपने प्रायः समस्त कार्यों के प्रारंभ में वह देवी अर्चना करते थे और उनसे आशीर्वाद मांगते थे। कहते हैं कि चिंतामणि भूषण और मतिराम और नीलकंठ जटाशंकर ये चारों पुत्र रत्नाकर जी को देवी की कृपा से प्राप्त हुए थे। रत्नाकर जी के इन चारों पुत्रों का कवीश्वर होना एक आकस्मिक घटना समझनी चाहिए। भूषण के जन्म संवत का ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, लेकिन शिव सिंह सरोज में उनका जन्म 1738 विक्रमी लिखा हुआ है, परंतु प्रसिद्ध साहित्य सेवी मिश्र बंधु महोदय इससे सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि शिव सिंह जी भूषण का शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहना मानते हैं, परंतु शिवाजी 1680 ईस्वी यानी कि 1736-37 विक्रमी संवत में गोलोकवासी हुए थे। क्या भूषण जी अपने जन्म के 1.5 साल पहले ही शिवाजी के यहाँ पहुंच गए? तो मिश्र बंधुओं ने बड़ी खोज और वहां के पश्चात भूषण जी का जो जन्म है वो संवत 1614 और मरण संवत 1715 ईस्वी के लगभग माना है, जो ठीक ठाक प्रतीत होता है। तो इस दृष्टि से महाकवि भूषण
102 वर्ष जीवित रहकर अपने कवितामृत से समस्त साहित्य और समाज को परितृप्त करते रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह दृष्टिगोचर नहीं होता। तो यदि देखें तो भूषण त्रिपाठी त्रिकमापुर जिले कानपुर 1738 रौद्रवीर भयानक के 3 गज जैसे कि काव्य कला में व्याप्त थे, और ऐसे कवि लोगों की कविता में जो नहीं पाए जाते वो यहाँ पाए जाते। और ये महाराज प्रथम राजा छत्रसाल पन्ना नरेश के यहाँ 6 महीने तक रहे। कई पीछे महाराज शिवराज सोलंकी प्रतापगढ़ वाले के यहाँ जाए बड़ा मान पाया। और जब कवित्व भूषण जी ने पढ़ा कि इंद्रजीवी जंब पर, तब शिवराज ने 5 हाथी और 5,000 रुपया इन्हें इनाम दिया। इस प्रकार भूषण ने बहुत धन संपत्ति अर्जित की, हाथी घोड़ा पालकी ये सब उन्होंने प्राप्त किए, और उन्होंने कवित्व की रचना की। बराबर किसी कवि ने वीर यश नहीं पाया जितना इन्होंने पाया। और जब भूषण अपने घर को चले तो पन्ना होकर राजा छत्रसाल से मिले। छत्रसाल ने विचारा कि अब तो शिवराज ने इनको ऐसा कुछ धन धान्य दिया है कि उसका 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकते। ऐसा सोच विचार कर कभी चलते समय भूषण की पालकी का बांस अपने कंधे पर धर लिया। और ब्राह्मण कोमल हृदय वाले होते हैं, भूषण जी बहुत प्रसन्न हुए और यह कविता पढ़ा। साहू को सराहू की सराहू छत्रसाल को। और यह दूसरा कविता बनाया कि तेरी बर चीके बर छीने हैं खलन के। और ये दो दोहा बनाए कि छत्रसाल को दे आप घर में आए। तो इस प्रकार जो दोहा उन्होंने लिखा वो है, एक हाड़ा बूंदी धनी मर्द महेवा बाल सालत औरंगजेब के, ये दोनों छत्रसाल। और दूसरा दोहा जो उन्होंने लिखा वो समय लिखा कि ये देखो छत्ता पत्ता, ये देखो छत्रसाल, ये दिल्ली की ढाल, ये दिल्ली ढहान। तो भूषण जी थोड़े दिन घर में रहे, बहुत देशांतरों में घूमे फिरे, राजदारों में रहे, बहुत यश इन्होंने कमाया और शिवराज के यश को उन्होंने अपने काव्य के द्वारा गाया। और जब कुमाऊं में गए तो राजा कुमाऊं के यश में इन्होंने ये कविता पढ़ा कि उन्नत मद अनुमत जू जलधि जल। तो कवि भूषण ने अपने काव्य के द्वारा हर ओर एक नवीन चेतना को ग्रहण किया है, नवीन अभिव्यक्तियां दी हैं, और उनका काव्य बहुत उदार। इनके साहित्य की चर्चा करने से पहले जो कुछ किंवदंतियां इनके जीवन के संबंध में प्रचलित हैं, वो थोड़ी सी किंवदंतियां हम यहाँ पर बोलेंगे, बताएंगे, क्योंकि काफी सारी किंवदंतियां इनके विषय में प्रचलित हैं। तो इनके संबंध में जो एक किंवदंती प्रचलित है वो ये है, जिसमें कहा गया है कि एक बार दाल में नमक कम था और इन्होंने अपनी भाभी से नमक मांगा। इस पर उनकी भाभी ने कहा कि क्या नमक कमा कर लाए हो जो दूं। यह बात भूषण के हृदय को लग गई। उन्होंने तुरंत भोजन छोड़ दिया और उठकर कहा कि जब नमक खरीद कर लाएंगे तभी भोजन खाएंगे। और इस प्रकार वो कह करके चल दिए। दूसरी किंवदंती इस प्रकार है कि भूषण जी की जो पत्नी है वो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में घाट पर नहीं गई। इस पर उनकी जेठानी ने ताना मारा कि अपने पति देव से कहो कि दरवाजे पर जीवित गणेश ला करके बांध दे और यही पर तुम पूजा किया करो। फलस्वरूप भूषण हाथी प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकल पड़े। पहली किंवदंती में कहा जाता है कि भूषण ने 1 लाख का नमक भेजा था और दूसरी के अनुसार उन्होंने कई हाथी भेज दिए थे। तो घर छोड़कर बाहर निकलने पर भूषण किस प्रकार शिवाजी के दरबार में पहुंचे, इसकी भी बहुत सारी कथाएं जो है वो प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भूषण पहले औरंगजेब के दरबार में गए और वहां इन्होंने वीर रस की कविता सुनाई। इन्होंने कविता सुनाने के पहले बादशाह से कहा कि आपका हाथ श्रृंगार रस की कविता सुनने से कुठौर में लगा होगा, हमारी वीर रस की कविता सुनकर वह मुंह पर जाएगा, इसलिए उसे दो डालिए। बादशाह ने यह कहकर हाथ धो लिया कि यदि मूंछों पर हाथ न गया तो तुम्हारा सिर उतरवा लिया जाएगा। भूषण ने बादशाह को कविता सुनाई। बादशाह का हाथ मूंछों पर चला गया, वह प्रसन्न हुए। इसके बाद भूषण का औरंगजेब के दरबार में आदर होने लगा। एक दिन औरंगजेब ने कहा कि आज जितने भी कवि दरबार में हैं सब मिलकर केवल मेरी बड़ाई करेंगे और इस प्रकार काव्य कहेंगे कि उसमें कोई दोष भी ना हो। और सभी कवि
तो बादशाह की चापलूसी ही करते रहे। लेकिन भूषण ने बादशाह से कहा कि यदि आप मेरी कविता सुनकर खफा ना होंगे तो मुझे माफ कर देंगे और मैं कुछ कहूँ। बादशाह ने भूषण की बात स्वीकार कर ली और उनसे काव्य कहने की अनुमति दी, जिस पर भूषण ने किबले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां पढ़कर सुनाया। औरंगजेब बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने भूषण को मार डालने का हुक्म दे दिया। लोगों ने बादशाह को उसके द्वारा दिए गए वचन को याद दिलाया। इससे भूषण बच गए। बादशाह ने कहा कि तू मेरी आंखों के सामने से हट जा। भूषण डेरे पर आए और अपनी कबूतरी घोड़ी पर चढ़कर वहां से चले। जिस समय भूषण घोड़ी पर चढ़े उसी समय बादशाह नमाज पढ़ने के लिए हाथी पर निकले। बादशाह ने इन्हें देख लिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। भूषण ने कह दिया कि मैं महाराज शिवाजी के यहाँ जा रहा हूँ। औरंगजेब ने ये बात सुनकर कई सवार भूषण को पकड़ लाने के लिए भेजे, पर उनकी कबूतरी घोड़ी को कोई नहीं पा सका। भूषण के जीवन के संदर्भ में बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे अंतः साक्ष्य, बहुत सारे बाह्य साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाह्य साक्ष्य में मुख्य रूप से शिव सिंह सरोज के विवरण प्राप्त होते हैं, जिनमें इनके जन्म स्थान, इनके परिवार, इनके जीवन परिचय को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। उससे उनके जीवन का संतोषजनक चित्र नहीं उभर पाता। भूषण की रचनाएं, उनका जन्म एवं जीवन काल, आश्रयदाताओं के संपर्क आदि तो विवादास्पद है और उनका नाम भी निर्विवाद नहीं। तो इस प्रकार जो भूषण के संबंध में ये किंवदंतियां हैं, ये जो दंत कथाएं हैं, ये अनेक प्रकार से भूषण के जीवन में जो हुई घटनाएं हैं, जिन्होंने उनको बनाया है, संवारा है और एक नया रूप प्रदान किया है, उस सब को संकेत करते हैं। जिस प्रकार कवि भूषण के परिचय को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं, उसी प्रकार कई स्थलों पर इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं आती हैं। हालांकि भूषण को चाहे विद्यार्थी हो, साहित्य जगत हो या कोई भी हो या अनुसंधान करता हो, सब भूषण के नाम से ही जानते हैं और सभी की दृष्टि में उनके पारिवारिक और साहित्यिक दोनों जीवन में उनका नाम भूषण है। लेकिन विद्वानों ने कई बार इस पर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए हैं और उनका मानना यह है कि यदि भूषण इनकी पदवी है तो इनका नाम क्या रहा होगा, क्योंकि शिव भूषण की पंक्ति में उन्होंने खुद कहा है कि कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। तो इसके आधार पर तो यही बात सिद्ध होती है कि राजा हृदय राम सोलंकी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। और अगर भूषण इनकी उपाधि है क्योंकि ये कवियों के आभूषण कहे गए हैं, इसलिए भूषण इनको कहा गया, तो फिर इनका वास्तविक नाम कुछ और होना चाहिए। ये जो एक जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा अनुसंधानकर्ताओं को, विद्वानों को, समालोचकों को एक उस काल की ओर भेजती है जिस काल में इनका नाम जो है वो छुपा हुआ है। तो सबसे पहले कुंवर महेंद्र पाल सिंह ने इनके नाम के संबंध में घोषणा की थी कि ये मतीराम के भाई थे और इनका नाम पतिराम था। उनके इस कथन का आधार तिकवा के किसी भाट का कथन था। इसके पश्चात भूषण विमर्श के लेखक भगीरथ प्रसाद दीक्षित ने अनुमान लगाया कि उनका असली नाम मनीराम था और इसके लिए उन्होंने बद्री प्रसाद पांडेकृत कुमाऊं का इतिहास इसके द्वारा इसका अध्ययन किया और वहां राजा उद्योग चंद्र के दरबार में सितारेगढ़ नरेश साहू जी महाराज के कवि मनीराम आए थे और उन्होंने राजा की प्रशंसा में निम्न कवित्व सुनाया था कि पुराण पुरुष के परम दृढ़ दो अहे कहत वेद बानी यूं पढ़ाई गई ये दिवस पति बे निशापति जोत कर है काहू की बढ़ाई बढ़ाए ते न बढ़ गई सूरज के घर में कर्ण महादानी भयो यह सोच समझी चितई चिता मणि गई अब तो ही राज बैठत उदोत चंद्र चंद के कर्ण की किरत करे जे सो कढ़ी गई। यह अनुमान पूर्णतया भ्रांत है क्योंकि कुमाऊं के इतिहास के पृष्ठ में इस कवित्व के रचयिता मतीराम बहुत स्पष्ट शब्दों में दिए गए हैं। एक मतीराम के नाम से ही एक अलग शब्द और मिलता है, एक अलग और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा परिवर्तित करके पाठांतर मिलता है कि पुराण पुरुष के परम दृढ़ दो जान कहत पुराण वेद बानियों रहित गई कहे मतीराम दिनपति निशापति। तो दूर की किरती दिसन मांझ मणि गई। तो एक यहाँ पर जो कवियों के नाम है दो में है, तो एक कवि मुरलीधर नाम के
हुए हैं, जिनकी रचना अलंकार प्रकाश की प्राप्ति कैप्टन शूरवीर सिंह को हुई थी। तो इसके रचयिता का नाम मुरलीधर कवि भूषण लिखा हुआ था। इसके आधार पर श्री सिंह ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका और साहित्य सदन आदि में लिखा है कि महाकवि भूषण का असली नाम मुरलीधर था और उन्होंने अलंकार प्रकाश का स्वसंपादित संस्करण जो है वो प्राप्त प्रकाशन मंदिर परिवार से छपाया और प्रस्तावना में लिखा है कि सौभाग्य से मुझे भूषणकृत अलंकार प्रकाश ग्रंथ की यह प्रति संवत 2010 या 21 2010 में उपलब्ध हुई और इस ग्रंथ का रचना काल संवत 1705 है और यह ग्रंथ 10 अध्यायों में विभाजित है। समग्र इसी कारण इसका नाम भूषण उल्लास भी प्रसिद्ध हुआ और इन्हीं मुरलीधर भूषण का एक पिंगल ग्रंथ छंदोमृदय प्रकाश हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के 1959 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। तो इससे स्पष्ट है कि संपादक का अपना मत था, क्योंकि कवि मुरलीधर भूषण से सर्वदा भिन्न एक स्वतंत्र कवि थे और इसी प्रकार डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने भूषण का नाम किसी प्राचीन छंद के आधार पर ब्रजभूषण कहा है। तो बहुत सारे मंतव्य हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का नाम घनश्याम था। हो सकता है कि इनका असली नाम घनश्याम रहा हो। महाराज शिवाजी के पिता शाहजी के दरबार कवि श्री जयराम ने उनके नाम पर राधा माधव विलास टंकू और वह शाहजी महाराज चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा और इन्होंने शाहजी के दरबार में आने वाले, कविता सुनाने वाले, समस्या पूर्ति करने वाले संस्कृत, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं के विविध कवियों और पंडितों का उल्लेख किया है, जिनकी संख्या 70 और कुंडलिया नामक छंद में उसको इन्होंने प्रतिपादित किया। तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि छंद में लाल मणि मतीराम थे और घनश्याम भूषण थे। छंद है ये कि गायो उत्तर देश को द्वैगुणी अति अभिराम, नाम एक को लाल मणि दूसरो है घनश्याम। बाद अचंभो एक ये है जंत्र सजे को ठाट, चित्र चना के दारी महा, चित्र चना के दारी, चित्र चना के दारी वारन 60 लिखियो लियाओ, जंस जंत्र सज्जो यह जाट राग मरुत गुरी गाय। आगे लिखते हैं गंग गृधि घनश्याम, बम्ब गृधि बात कही, छंद गृधि चंद पुनि एक गायो, मन गृधि मत गज हम गृधि हे हेम है, कंत गृधि ताहि धरि दान पाए, जंज गृधि जंत्र अरु चिंज गृधि चिंद्र पुनि नन्न गृधि नृप जाहि करि सिखायो, कंक गृधि कवि भाए, जंज गृधि जय राम, मयंक गृधि जय भात पाटी दिखायो। तो ये जो पूरा का पूरा एक छंद लिखा गया है, कवित्व लिखा गया है और इसमें जो चिंतामणि ये दो नाम से रचना कर रहे हैं, उसमें मणिलाल और लाल मणि उन्होंने लिखे हैं और इसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि लाल मणि मतीराम थे और घनश्याम भूषण। तो इस प्रसंग में भूषण की एक कविता में विरहिणी नायिका का चित्र मिलता है, जो कहती है राव रेहू आए हाय हाय मेघ राय, सब धरती जुड़ानी पैना भरती जुड़ानी। इसी छंद के ऊपर की एक पंक्ति में आया है केंद्र घन श्याम जो कहा में सो सतावे मुनि, नील जगे आज यह बात पर आनी। तो ये कथन भी स्पष्ट रूप से कहता है कि विरहिणी की अग्नि में बढ़ती हुई नायिका घन श्याम के आने से भी जुड़ा सकती है और मेघ राय के आने से सारी धरती तो शीतल होगी, परंतु विरह संतप्त नायिका शीतल नहीं होगी। तो ये मेघ राय से अलग घनश्याम कोई दूसरे ही हैं जिन पर भूषण कवि की नायिका को इतना अधिक पक्षपात है। ये स्वयं कवि भूषण ही है और कोई नहीं, ऐसा अनुमान अपने आप में स्वाभाविक है। तो इस रूप में जितने भी नाम सुझाए गए, जितने भी सब एक अनुमानित है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के तर्क अवश्य विचारणीय कि उन्हें भी ये भी अनुमान के रूप में कहा जा सकता है कि किसी प्रकार के प्रमाण कोटि में नहीं माने जा सकते। अंतः साक्ष्य के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का नाम भूषण त्रिपाठी ही था और वह भूषण नाम की छाप अपने छंदों में डाल दी और भूषण त्रिपाठी को ही चित्रकूट के राजा ने कवि भूषण और कवियों में आभूषण कहकर सम्मानित किया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः भूषण के नाम की तलाश में अनावश्यक माथापच्ची करने के स्थान पर अनेक प्रकार के कवि नाम दोनों को ही भूषण के रूप में स्वीकारते हैं। तो इस प्रकार ये कवि भूषण के विषय में उनके नाम को लेकर जो मंतव्य थे यहाँ प्रस्तुत किए गए। उनके साहित्य पर चर्चा करने से पूर्व उनके
थोड़े से पारिवारिक जीवन में उनके भाई कौन-कौन थे, क्योंकि वो सभी काव्य से जुड़े, साहित्य से जुड़े, तो इसलिए थोड़ी उनकी चर्चा करेंगे कि शिव सिंह सरोज में एक जगह उल्लेख है कि जो चिंतामणि है, भूषण है, मदिराम है और जटाशंकर यानी कि नीलकंठ है। ये सब परस्पर एक सगे भाई थे और सभी रीतिकालीन कवि रहे हैं और सामान्य रूप से चिंतामणि, भूषण और मदिराम के भ्रातृत्व को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जो जटाशंकर है उनके संदर्भ में विद्वानों को भूषण का भाई होने में संदेह है। ऐसा माना जाता है कि इन चारों में को भाई के रूप में कहा जाता है, पर एक किंवदंती के अनुसार उनके निवास स्थान त्रिविक्रमापुर से आधा कोस पर एक भूमा देवी का स्थान है और रत्नाकर जी वहाँ नित्य दुर्गा पाठ करने जाते थे। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर चारों भक्तों के मुंड दिखलाए और बोले कि यही चारों तेरे पुत्र होंगे। निदान ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों में उनके घर में लिखे हुए अनुक्रम 4 पुत्र हुए, जिनके नाम चिंतामणि, भूषण, मदिराम और जटाशंकर इनके नीलकंठ इस प्रकार थे। चिंतामणि, मदिराम और भूषण के भ्रातृत्व को लेकर के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपना एक मंतव्य दिया है कि 1869 में संवत 1869 में मतीराम जी के वंशज शिव सहाय तिवारी आदि मथुरा की तीर्थ यात्रा करने गए और प्रचलित प्रार्थना अनुसार उन्होंने चौबू की वही मतलब कन्हैयालाल छननलाल मानिक चौक में अपना वंश परिचय भी अपने हाथों से लिखा और इस परिचय की प्रतिलिपि पंडित जवाहरलाल जी चतुर्वेदी ने कृपापूर्वक बहुत दिन जो है वो कह रहे हैं विश्वनाथ जी की मेरे पास भेजी और उसे मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ यानी कि बता रहा हूँ कि शिव सहाय श्री भाई बिहारी लाल तथा शिव गुलाम तथा रामदीन बैजनाथ के बेटा दुई शिव सहाय व रामदीन सीत लंजू के बेटा दुई बिहारी लाल व शिव गुलाम जगन्नाथ के नाती मतीराम कवि के पंथी रतिनाथ के परपंथी शिव सहाय के बेटे गयादत्त रामदीन के बेटा दुई प्रागदत्त एवं नंदकिशोर बिहारी लाल के बेटा काशीदत्त शिव गुलाम के बेटा शिवरामन तिवारी दूरपुर के सुखवास सिंहपुर दीनपालक अग्रपुर और दुंदरपुर पट्टी सुराजपुर। तो ये एक वंश वृक्ष है और अगर इसे बनाया जाए तो ये अपने आप में बहुत व्यापक वंश वेल बनती है जिसमें रतिनाथ के पुत्र मतीराम के पुत्र जगन्नाथ के दो पुत्र शीतल और बैजनाथ, शीतल के बिहारी लाल शिव गुलाम, बिहारी लाल के काशीदत्त शिव गुलाम के शिवरामन, बैजनाथ के शिव सहाय और रामदीन, शिव सहाय के गयादत्त रामदीन के फिर दो पुत्र प्रयागदत्त ये बैठ। तो बहुत सारे इनके विषय में तो बहुत किंवदंतियां हैं इनके जीवन को लेकर, भाई को लेकर, नाम को लेकर, जन्म और निवास स्थान को लेकर और इसी के साथ साथ जो कुछ दंत कथाएं हैं वो इनके अनेक जो जिन राजा महाराजाओं के साथ में रहे जिनके लिए हमें प्रशस्ति खंड लिखे उनके विषय में भी है कि भूषण ने अपने काव्य में जिन राजे महाराजाओं की प्रशस्ति के खंड लिखे हैं उनकी संख्या 16 से 18 तक मानी जाती है। प्रारंभिक जो विद्वान हैं उनमें मिश्र बंधु भगीरथ प्रसाद दीक्षित इन्हें इन सभी को भूषण का आश्रयदाता माना, लेकिन बाद में आचार्य विश्वनाथ मिश्र एवं डॉक्टर भगवान दास तिवारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनका प्रधान आश्रयदाता, पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल बुंदेला और छत्रपति साहू जी को उनका उप प्रधान आश्रयदाता माना है। अन्य नामों से संबंध में यह स्वीकार किया गया है कि वे शासक हैं और जिनसे भेंट लेने पर भूषण ने शिष्टाचार एवं परंपरा निर्वाह के लिए संबंधित छंद कहे। तो जो उन्होंने मतलब कि साहित्य लिखा है मुख्य रूप से शिवाजी जी के लिए लिखा है, छत्रपति शिवाजी। उनके विषय में कहा जाता है कि शिवाजी के आगरा आगमन के पूर्व ही कवि भूषण और औरंगजेब के दरबार में कवि भूषण औरंगजेब के दरबार में थे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी भूषण ग्रंथावली में इसका वर्णन किया है और कहा है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी भूषण ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि भूषण के भाई चिंतामणि के अतिरिक्त सुखदेव मिश्र, ब्रह्म तथा लोकनाथ आदि कई कवि थे। कुछ अन्वेषकों ने बताया है कि चिंतामणि ने ही अपने छोटे भाई भूषण को औरंगजेब के दरबार में भी रखा। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की उपस्थिति में इनके कुछ छंद प्रमाण स्वरूप उद्धृत किए जाते हैं।
औरंगजेब के दरबार की शान शौकत का वर्णन करते हुए भूषण जी लिखते हैं कि जसन के रोजियो जलूस गई बैठो जो अब इंद्र आवे सो अब लाभो औरंग की परिणा। तो जो अब प्रयोग से वर्तमान की जो ध्वनि निकलती है उसमें भूषण की उस अवसर पर विद्यमानता संकेत करती है। शिवाजी और औरंगजेब का दरबार में मिलन वर्णन भी भूषण ने जिस ढंग से किया है उससे यही लगता है कि भूषण उस प्रसंग के प्रत्यक्षदर्शी हैं। सारी रहे जाति से वो साही रही हो ताकि और सारी रहे हो जाति बने ब्योती अन्न बन के ग्रीष्म के भानु सो को मान को प्रताप देखी तारे सब तारे गए मुंह तुर। तो इस प्रकार जो शिवाजी जी का वर्णन है छत्रपति शिवाजी जी का वो उन्होंने अपने काव्य में किया है। दुर्गा प्रसाद आसाराम तिवारी ने अपने ग्रंथ मराठी शिवभूषण में इसी आधार पर भूषण की प्रथम भेंट आगरे में शिवाजी से मानी गई है इस पर लिखा है। जबकि दूसरे मराठी लेखक संपादक आवनस्कर ने अपने ग्रंथ महाराष्ट्र राज्य साहित्य एवं संस्कृति में भूषण का चित्रकूट से सीधे रायगढ़ आना माना है और भूषण शिवाजी के दरबार में थे इसका एक प्रमाण संत तुकाराम जी के एक छंद से मिलता है जिसमें भूषण कवि का उल्लेख शिवा के दरबार के अष्ट प्रधानों के साथ किया गया है। शिवराज भूषण के छंद में भूषण ने अपने को शिवाजी का कवि कुल सचिव कहा है और ये छंद इस प्रकार है कि कौन करे बस बस वही कौन यही लोक बड़ोवती को साहस को सिंधु कौन रज ताज धरे मति को चकुआ का सुखद बसे को सकल सुमन में अष्ट सिद्धि नव सिद्धि वेद मांगे को सोच सकही जब भूजत उतर देत इन कवि भूषण कवि कुल सचिव दक्षिण नरेश सरजा सुभट साही नंद मकरंद से। तो इस रूप में ये छंद दिया गया है और तुकाराम का जो कथन है उसमें पुष्टि होती है कि महाराष्ट्र के इतिहास वेत्ता विश्वनाथ प्रसाद काशीराज राजवाड़े ने भूषण को शिवाजी का दरबारी बनाया। तो ये बहुत सारे वर्णन हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि कवि भूषण शिवराज भूषण जो है वो शिवाजी के दरबारी। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत सारे जैसा किंवदंती में प्रचलित है कि कुछ और भी राजाओं के आश्रय में उन्होंने अपना साहित्य लिखा है लेकिन प्रमुख जो है वो छत्रसाल शिवाजी जी। इसके बाद इनके साहित्य के विषय पर थोड़ी दृष्टिपात करेंगे। जो शिवराज जी का साहित्य है उस पर अगर दृष्टिपात करें तो विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषणोल्लास। लेकिन इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध होती है। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में शिवाजी के गुणों का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार जो इनकी रचनाएं हैं इनमें और भी अन्य विशेषताएं हैं। महाकवि भूषण द्वारा रचित जो इनका शिवराज भूषण है वह एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद हैं और शिवा बावनी में 52 कवित्वों में शिवाजी के शौर्य पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कवित्वों के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत है जिसके नायक शिवाजी हैं और खलनायक औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर शासक के रूप में उसकी अनीतियों के विरुद्ध वर्णन है। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की। उन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। कवित्व व सवैया छंद का प्रमुखतया प्रयोग जो है वो इनके साहित्य में प्राप्त होता है। वस्तुतः भूषण की जो बहुमुखी प्रतिभा है वो भी वहां दृष्टिगोचर होती है। वो कवि और आचार्य थे। भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है। वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रज भाषा में सर्वत्र ही आज के दर्शन होते हैं और नई शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। मतलब इनकी शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता और सरसता भूषण की शैली की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। भूषण की छंद योजना रस के अनुकूल है। दोहा, कवित्व, सवैया, छप्पय आदि उनके प्रमुख छंद हैं। अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों को प्रधानता दी गई है।
भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। वे निस्संदेह राष्ट्र की अमर धरोहर है। तो अब यदि हम जो भूषण जी ने साहित्य लिखा है उस पर थोड़ा सा व्यापकता के साथ देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे तब भूषण की जो कही जाने वाली रचनाएं हैं उनके रूप में शिवराज भूषण के अतिरिक्त शिवा भावनी और छत्रसाल दशक भी प्रकाशित हो चुके थे। इसलिए उन्होंने भूषण की उपलब्ध रचनाओं के रूप में शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशक का उल्लेख किया है। तो कथित अनुपलब्ध रचनाओं के रूप में भूषण उल्लास और भूषण हजारा जो है इनके नाम आते हैं। ये एक तरीके से जो रचनाएं आज के समय में उपलब्ध हैं, इन तीन उपलब्ध रचनाओं का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने साहित्य में किया है। केवल शिवराज भूषण ही भूषण कृत एकमात्र मौलिक ग्रंथ है। अन्य दो शिवाभावनी छत्रसाल दशक स्फुट छंदों के संकलन मात्र हैं जिन्हें संपादकों के द्वारा ही नाम दिए गए। तो भूषण की एकमात्र प्रामाणिक रचना शिवराज भूषण और इनके अन्य कथित ग्रंथों को मिलाकर कई भूषण ग्रंथावलियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर हम ग्रंथावलियों की परंपरा देखें तो भूषण कृत एकमात्र ग्रंथ शिवराज भूषण ही है और सर्वप्रथम उसी का प्रकाशन आरंभ हुआ। महाराष्ट्र के दो मराठी विद्वानों ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किया। शिवराज भूषण काव्य काशीनाथ पांडुरंग ने सर्वप्रथम निर्णय सागर प्रेस मुंबई से गोवर्धन लक्ष्मीदास के प्रकाशाधीन होकर इसे छपाया। इसी वर्ष शिवराज भूषण काव्य नाम से ही जनार्दन बालाजी मुंडक ने ज्ञान प्रकाश छापा खाना को विशेष ग्रंथ को प्रकाशित कराया। शिवराज भूषण के अतिरिक्त शिवाभावी और छत्रसाल नाम के जो दो ग्रंथ हैं वो भी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित कराए गए। शिवाभावी एवं छत्रसाल के विषय में एक मत यह है कि ये स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है बल्कि भूषण जी के अन्य ग्रंथ अथवा स्फुट कविताओं के संग्रहण मात्र। इसके अतिरिक्त कालिदास के हजारा में भूषण के 70 छंद संग्रहित हैं। कुछ अन्य संग्रहों में स्फुट छंद के रूप में भूषण के छंद भी प्राप्त होते हैं। भूषण ग्रंथावली शिवराज भूषण, शिवाभावी, छत्रसाल दशक के स्फुट छंदों को संग्रहित करके एक भूषण ग्रंथावली के नाम से नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के द्वारा प्रकाशित कराया गया और जिसका संपादन मिश्र बंधु ने किया। यह प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ और उन्होंने अपनी ग्रंथावली के संपादन में जिन सामग्रियों का प्रयोग किया वो भूषण ग्रंथावली बनारसी प्रेस कलकत्ता से हुई, शिवराज भूषण नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुई, शिवराज भूषण पूनावली कृति है, शिवराज भूषण निर्णय सागर बम्बई की भी एक कृति है, श्री शिवाभावी व छत्रसाल दशक कलकत्ता प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुई, शिवराज भूषण बाराबंकी में मुद्रित हुआ, शिवराज भूषण हस्तलिखित स्वर्गीय पंडित युगल किशोर जी मिश्रा के पुस्तकालय गंधौली की कृति है और इसके अतिरिक्त शिव सिंह सरोज बुंदेलखंड गजेटिया ये काफी सारी हैं जो कि जिनमें प्रकाशित हुई इनकी रचनाएं। तो इनमें 8 संख्या तक मुख्य सामग्री तथा 9 से मतलब जो प्रारंभिक रचनाएं हैं 7-8 उनमें मुख्य सामग्री है और जो अंत की रचनाएं उनमें सहायक सामग्री को वर्णन किया जाता है। मिश्र बंधुओं के अतिरिक्त अन्य भूषण ग्रंथावलियों में जो महत्वपूर्ण है वो भूषण ग्रंथावली देवदत्त शास्त्री, भूषण ग्रंथावली संपादक रामवेश त्रिपाठी, भूषण ग्रंथावली संपादक बाबू रतन दास प्रकाशक आदि ये प्रसिद्ध है। इन ग्रंथावलियों में चर्चा योग्य महत्वपूर्ण ग्रंथावली आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा प्रस्तुत की गई। अन्य 3 ग्रंथावली न्यूनाधिक मात्रा में नागरिक प्रचारणी सभा की ग्रंथावली के अनुरूप। तो इस प्रकार जो भूषण की ग्रंथावलियां हैं वो कहां से कैसे कैसे किस किस सन में प्रकाशित हुई इन सबका पूर्ण विवरण और इसके अतिरिक्त जो उनकी कुछ रचनाएं हैं कुछ लुप्त हो गई हैं और कुछ का प्रकाशन बाद में। लेकिन शिवराज भूषण का जो साहित्य है वो अपने आप में जो उनकी रचनाएं हैं वो अपने आप में जो भी है अत्यधिक प्रसिद्धि और गौरव को धारण करने वाली। तो शिवराज भूषण जी के काव्य साहित्य पर और गहराई से चर्चा करें तो पाते हैं कि कवि भूषण के द्वारा शिवराज भूषण में जो विषय वर्णित किए गए हैं
वो अगर देखें तो शिवराज भूषण ने यहाँ जो शिव भूषण है उसमें 3 अर्थों को अभिव्यक्त किया है और उसमें भी श्लेष अलंकार है। एक अर्थ है कि शिवराज का चरित्र है जिसे भूषण ने लिखा है। ये पूरा ग्रंथ है, ये शिवराज का चरित्र है जिसको उन्होंने लिखा है। दूसरा अर्थ ये है कि यह शिवराज का भूषण है अर्थात शिवाजी के जीवन के महत्व को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है। और तीसरा अर्थ ये है कि यह शिवराज चरित्र प्रधान भूषण अलंकार का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के वर्णनीय विषय के संबंध में डॉक्टर भगवान दास तिवारी ने लिखा है कि शिवराज भूषण में 100 अर्थालंकार और 5 शब्दालंकारों के उदाहरण के रूप में शिव चरित्र प्रस्तुत किया गया है। श्री फुपेरकर शास्त्री के अनुसार भूषण द्वारा दिए गए अर्थालंकारों के उदाहरण जयदेव कवि के चंद्रालोक पर आधारित। इतना ही नहीं, अलंकारों के ब्रज भाषा में दिए गए लक्षण को मध्यराम के ललित ललाम से मिलते जुलते हैं और अलंकारों की व्याख्या के स्पष्टीकरण के लिए शिव चरित्र को आधार बनाने से यह ग्रंथ इतिहास विषय बन गया। तो इस प्रकार भाव, भाषा, शब्द, नाद, सौंदर्य, शिव चरित्र और वीर रौद्र का भयानक सभी रसों की व्यंजना इसमें हुई। धन्यवाद।